फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी संभववाद के विकास की। जब नियतिवादियों ने अतिरेकता की तो संभववाद का विकास हुआ, और जब संभववाद में अतिरेकता हुई तो आलोचना स्वाभाविक है। तो आज हम बात करेंगे संभववाद के आलोचनाओं का। जब प्रकृतिवादियों ने ये कहा था कि प्रकृति सर्वोपरि है और मानव मोम का पुतला मात्र है, तो संभववादी विद्वानों ने इस बात का विरोध किया था और विभिन्न विकास को विभिन्न क्षेत्रों में मानव के द्वारा किए गए विकास को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति तो संभावनाएं देती है, चारों तरफ संभावनाएं बिखरी हुई हैं और मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना लेता है और विकास करता रहता है। इसमें उन्होंने जापान, पश्चिमी यूरोप, इनके उत्तरी अमेरिका, इनके एग्जाम्पल भी दिए। लेकिन संभववादियों ने भी अतिरेकता की, यानी इन्होंने भी मनुष्य को सर्वोपरि माना और प्रकृति के प्रभाव को नगण्य माना। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही प्रकृति का प्रभाव मानव पर पड़ता है और मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से उसमें विकास करता है। अब सबसे पहले संभववादी जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि अनिवार्यताएं तो कहीं है ही नहीं, यानी प्रकृति तो कहीं नियंत्रण करती ही नहीं है, सब और संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। बस मनुष्य उन संभावनाओं को उपयोग करके अपने विकास को करता रहता है। तो सबसे पहले जो विरोध हुआ वो फेब्रे महोदय, जो इस विचारधारा के जनक भी थे, उन्हीं की बात का हुआ कि संभववादी विद्वानों ने एक व्यक्तित्व नहीं देकर दोनों बातें कही। तो सबसे पहले जैसे फेब्रे महोदय ने कहा कि पृथ्वी पर कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं हैं, सब और केवल संभावनाएं ही हैं और मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करके अपने विकास को आगे बढ़ाता है। लेकिन आगे जाके इन्होंने ही कहा कि मानव अपने कठिन प्रयासों से भी परिवेश में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये दो बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चारों तरफ संभावनाएं हैं, बस आप उपयोग कीजिए, अनिवार्यता तो कहीं है ही नहीं, नियंत्रण तो कहीं है ही नहीं, जैसा चाहें हम प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मानव चाहे जो कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने परिवेश में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में हो गई। यानी अगर अनिवार्यता है ही नहीं, अगर नियंत्रण है ही नहीं, तो मनुष्य तो कैसे भी परिवेश को परिवर्तित कर लेगा। लेकिन ऐसा सचमुच में ही विश्व में कहीं दिखाई नहीं देता कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके हम ये माने कि जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है और जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वर्ष में 8 महीने, क्या वहाँ मानव ने आज भी वर्तमान समय में भी बहुत औद्योगिक विकास किया है? क्या ऐसा दिखाई देता है विश्व में कहीं? अलास्का है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, इन सारे एरिया में, साइबेरिया है, क्या मनुष्य का विकसित और बड़े बड़े महानगर और विकास के जो आयाम जैसे उत्तरी अमेरिका और आपके यूरोप और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो क्या ऐसा साइबेरिया में भी दिखाई देता है?
क्या ग्रीनलैंड में भी दिखाई देता है? यानी प्रकृति की अनिवार्यताएं हैं और वो मनुष्य को कहीं ना कहीं रोकती हैं। अब ये दोनों ही बात फेब्रे महोदय कह रहे हैं, तो विचारधारा नियतिवाद और संभववाद दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। तो पहली आलोचना दोहरे व्यक्तित्व दिए गए। दूसरी बात कुमारी सैंपुल जिन्होंने ये कहा था कि मानव प्रकृति का पुतला है, मानव मात्र मोम का पुतला है जिसे प्रकृति जैसे चाहे वैसे नियंत्रित करती है। तो कुमारी सैंपुल कहती हैं आलोचना करते हुए कि मानव अपनी प्रकृति मानव अपनी प्रकृति विजय की कितनी भी डींगे हाँकता फिरे, कितना भी बोलता फिरे कि मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन प्रकृति शांत रहकर भी निरंतर मानव पर निश्चित प्रभाव डालती है। अब इसको आप इस तरह से एग्जाम्पल कर सकते हैं कि चाहे हम कितना भी कह दें कि हमने इतना विकास कर लिया, तो क्या भूकंप नहीं आएंगे? क्या हमारे विकास से इतनी विकसित हमारी व्यवस्था है कि हम जब कहेंगे जब वर्षा हो जाएगी या कोई भी प्राकृतिक घटना, चाहे वो वर्षा हो, भूस्खलन हो, बाढ़ आना हो, आपके भूकंप आना हो, ज्वालामुखी का फटना हो, ये सब हम नियंत्रण कर सकते हैं? क्या मानव ने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है? या मानव को पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है कि अब भूकंप आने वाला है और हम अपने आप को सुरक्षित कर लें? यदि ऐसा होता तो सुनामी, भूकंप और इनसे जो नुकसान होता है, जान माल की जो हानि होती है, वो तो होती ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो सर्वोपरि हो जाता। तो कुमारी सैंपुल की जो बात है वो सही है कि चाहे हम कितनी भी डींगे हाँक लें, लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति बिल्कुल शांत रहकर भी समय समय पर अपना प्रभाव मानव को दिखा भी देती है और उसकी सारी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भी समय समय पर वो कर देती है। ज़्यादा दूर ना जाएं तो हम उत्तराखंड की बाढ़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मनुष्य ने तो सोचा कि अब तो नदी आती नहीं इधर से, तो ऊपर तक अपने घर, होटल्स और ऐसे नदी के मार्ग को बंद किया, और आखिर में जो परिणाम हुआ वो आप सबके सामने है कि जब पानी उसमें बढ़ गया, पानी की मात्रा, और जब उसको रास्ता नहीं मिला तो फिर उसने तोड़ फोड़ करते हुए अपना रास्ता बना लिया और हजारों लोगों को अपने साथ ले गई, काल का ग्रास बन गए वो सब। तो ये हम नहीं कह सकते कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, मानव के लिए संभावनाएं हैं और वो अपनी संभावनाओं के अनुसार कार्य करता रहता है। तीसरी आलोचना जो हुई वो ये हुई कि संभववादियों ने मानव की स्वतंत्रता के बारे में मतभेद है। यानी संभववादी खुद ही कहते हैं, कहीं उन्होंने कहा कि मानव स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, प्रकृति को जैसे भी नियंत्रित करना चाहे कर सकता है। कहीं उन्होंने कहा कि नहीं, परिवेश के अनुकूल मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है एक सीमा तक, यानी प्रकृति जहाँ तक उसको इजाज़त देगी वहीं तक वो परिवर्तन कर सकता है, उसके पश्चात उसको अपने विकास कार्यों को रोकना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियंत्रण उससे आगे विकास करने की इजाज़त नहीं देता। चौथी आलोचना जो हुई वो हुई कि अमेरिकी संभववादी जो थे वो तो कहते थे कि मानव सक्षम है और स्वेच्छाचारी है, जबकि रूसी विद्वान जो थे वो कहते थे कि नहीं, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन है। तो अमेरिकी संभववादियों ने क्या कहा कि मानव चाहे जो कर सकता है प्रकृति के परिवर्तन के लिए, जबकि रूसी विद्वान ये मानते थे
कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या प्रकृति पर नियंत्रण की बात नहीं हो सकती। मानव और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन है। जितनी संभावनाएं प्रकृति ने दी है, उन संभावनाओं को अपने बौद्धिक क्षमता से अपने विकास के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मानव जहाँ तक कार्य कर सकता है वहाँ तक प्रकृति उसके। लेकिन जब जब मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करने की या प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप मानव को दिखाया है। चाहे वो अकाल के द्वारा हो, चाहे वो बाढ़ के द्वारा हो, भूकंप के द्वारा हो, ज्वालामुखी फटने के द्वारा हो, या अन्य कोई ऐसी आपदा हो जो कि मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। तो विद्वानों में आपस में मतभेद हैं। फिर पांचवी आलोचना जो हुई वो ये हुई कि फ्रांस और जर्मनी के संभववादी विद्वानों ने प्रकृति को नकारात्मक और प्रभावहीन कभी नहीं माना। मतलब वो हमेशा ये कहते रहे कि प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। ये हमने शायद जो पहले 3 सिद्धांत मानव भूगोल के पढ़े थे, क्रियाशीलता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत और परिवर्तनशीलता का, यानी समायोजन का सिद्धांत। तो यहाँ भी विचारधारा वही है कि फ्रांस और जर्मनी के जो संभववादी विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि प्रकृति नकारात्मक नहीं है, प्रकृति आपको संभावनाएं देती है, लेकिन साथ में अपनी सीमाएं भी लगाती है। और उसकी सीमाओं को तोड़कर, उसकी अनिवार्यताओं को, नियंत्रण को तोड़कर मनुष्य यदि कोई कार्य करेगा तो प्रकृति अपना प्रकोप भी समय समय पर उसको दिखाएगी। तो कुल मिलाकर सभी विद्वानों के अनुसार यही विचारधारा रही कि ना ही प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव के विकास का आधार भूतल संसाधन ही है। यानी मनुष्य प्रकृति से हटकर क्या कोई भी विकास कर सकता है? यदि प्रकृति ने खनिज संसाधन नहीं दिए होते तो आज हमारे पास कोई भी उद्योग धंधे नहीं होते। प्रकृति ने वनस्पति नहीं दी होती तो आज हमारे जो वातावरण को सम बनाने का कार्य वृक्ष करते हैं, या वृक्षों के प्रति जो आज फिर से जागरूकता चालू हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि जैसे ही हमने सारे वृक्षों की कटाई शुरू की, हमारे यहाँ अकाल जैसी समस्या और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ गई। तो यानी प्रकृति को जब जब मानव नष्ट करने की कोशिश करेगा तब तब प्रकृति अपना प्रकोप उस पर डालेगी। तो स्पष्टतः हम ये कह सकते हैं कि मानव प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं से सहयोग करके अपने लिए एक बेहतर जीवन स्तर का निर्माण करता है। तो ये संभववाद की आलोचनाएं थी। आपको समझ में आई होंगी। नोट्स मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जहाँ तक मैं समझती हूँ काफ़ी स्पष्ट रूप में मैंने आप लोगों को बताया है। फिर भी यदि कोई आपको प्रश्न पूछने हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।